हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सब? तो अब देखिए, अब हमारा जो सिलेबस था मिड टर्म एग्ज़ाम का वो कंप्लीट हो गया था। आपके एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। अब आगे आज हम अपना न्यू चैप्टर करेंगे। आगे का जो हमारा सिलेबस है उसमें जो हमारी बुक है क्षितिज बुक, उसका चैप्टर करेंगे 4th, प्रेमचंद के फटे जूते। चैप्टर 6 है हमारा प्रेमचंद के फटे जूते। तो चैप्टर 6 करेंगे आज। तो ये जो है प्रेमचंद के फटे जूते किसका लिखा हुआ है? हरिशंकर परसाई का लिखा हुआ है। इसके लेखक कौन है? लेखक हैं इसके हरिशंकर परसाई। ये लेखक हैं पाठ के प्रेमचंद के फटे जूते। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। हरिशंकर परसाई का जन्म। सबसे पहले जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो लेखक लेखिका जो भी इनके राइटर होते हैं उनकी जीवन परिचय को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 क्या बोलेंगे हिंदी में? 1922 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बच्चों को हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश में बोल देते हैं 1922, लेकिन ये नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। तो 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। एमपी में हुआ इनका जन्म, 1922 ईस्वी में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने क्या किया? अध्यापन किया। टीचर बने, ये अध्यापन का कार्य किया, पढ़ाई। सन 1947 से जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, भारत कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो 1947 से इन्होंने क्या किया? स्वतंत्र लेखन करने लगे, लिखने का काम करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, एक पत्रिका निकाली जिसका नाम क्या था? वसुधा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली? वसुधा। इनका जन्म कब हुआ? सन 1922 ईस्वी में। कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। इन्होंने लेखन कार्य, स्वतंत्र लेखन कार्य कब किया? सन 1947 ईस्वी में, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई, प्रशंसा की गई। इनका कार्य जो था वो सराहनीय था। सन 1995 में उनका देहांत हो गया। निधन कब हुआ? 1995 में इनका क्या हुआ? देहांत हो गया, निधन हो गया। जन्म हुआ 1922 में, मृत्यु हुई इनकी 1995। अब क्या हुआ? हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। व्यंग्य जो किसी पर कटाक्ष करते हैं तो उन लेखकों में सबसे आगे इनका नाम था अग्रणी। अग्रणी का मतलब आगे। परसाई जी की कृतियों में, अब ये कृतियां क्या होती है? रचनाएं। इनकी कृतियां हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह है इनका। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उपन्यास है इनका। कौन सा? तट की खोज। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में एक निबंध संग्रह था इनका, और वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये इनका व्यंग्य संग्रह रहे हैं। ये सब क्या हैं? उल्लेखनीय हैं, इनका उल्लेख किया गया। भारतीय जीवन के पाखंड के होते हैं जो ढोंगी होते हैं, पाखंडी, भारी दिखावा करते हैं, भ्रष्टाचार, अंतर विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखकों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं।
इनकी जो बोलचाल की भाषा रही है वो कैसी रही है, सामान्य, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो ये जो हमारा है प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया। प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं, इस शीर्षक को लेकर के लेखक ने हरिशंकर परसाई जी जो हैं वो इन पर व्यंग्य करते हैं। उन्होंने क्या बताया है, इसमें ये बताया है कि जो प्रेमचंद हैं वो अपना सादा जीवन व्यतीत करते हैं। वो जैसे अंदर से हैं वैसा ही बाहर से हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अंदर से कुछ होते हैं, बाहर दिखावे के लिए बाहरी दिखावा करते हैं, ढोंगी होते हैं। बाहरी दिखावा कुछ और करते हैं, अंदर का उनका कुछ और होता है। लेकिन प्रेमचंद ऐसे नहीं थे, वो जैसे अंदर से थे वैसे ही बाहर से थे, बिल्कुल सीधे साधे। उनके उच्च विचार थे और उनका जो पहनावा था, वेशभूषा थी, वो क्या करते थे, उसमें बदलाव नहीं करते थे। एक बार क्या हुआ, वो फोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं तो उनकी जो जूता था वो क्या है, फटा हुआ जूता था। अगर वो चाहते तो किसी से मांगकर उधार भी ले सकते थे हैं, या उसको ढक भी सकते थे, लेकिन वो ऐसा दिखावा नहीं करना चाहते थे। वो बिल्कुल दिल के साफ थे, बाहरी दिखावा करना उनके बस की बात नहीं थी। तो देखिए इस चैप्टर में यही बताया गया है। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। लेखक कह रहे हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने। उनकी जो सादगी वेशभूषा बताए हैं कि कैसा, सिर पर किसी मोटे कपड़े से, तो टोपी, जो टोपी है वो मोटे कपड़े की बनी हुई है, कुर्ता और धोती पहने, कनपट्टी चिपकी हुई है, फेस कैसा है, चिपका हुआ कनपट्टी, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती, लेकिन उनकी मूछें वो कैसी हैं, गहरे रंग की। पाँव में कैनवस के जूते हैं वो किसके हैं, कैनवस के, जो मोटा बांध बना रहता है तो कैनवस के जूते हैं, जिसके बंद बेतरतीब बंधे हैं, बंद जिनको बांधते हैं तो बेतरीके से बेतरतीब बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। जब हम जूते के अंदर वो लेस डालते हैं तो लोहे की एक पतरी से ऊपर ऊपर होती है जूतों पर, तो वो भी उनकी क्या है, फटी हुई है, उनमें से वो अच्छे से डल भी नहीं रही है। छेदों में क्या हो रहा है, बंद डालने में भी परेशानी हो रही है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया। अब ये आपको ध्यान रखना है, एक होता है दाहिना, एक होता है बायां। हम बोलते हैं बेटा बायां हाथ निकाले, बायां पैर निकाले, तो बायां और दायां, दाहिना। अब बच्चों को नहीं पता रहता बायां कौन सा होता है, दाहिना कौन सा होता है। बेटा जो राइट होता है दाहिना, दायां राइट, और लेफ्ट होता है बायां। तो आप ये सोच लेंगे जो दाहिना राइट है वो राइट है, दाहिने पैर का जूता कैसा है, बिल्कुल सही है, राइट है, ठीक है, और बायां जो लेफ्ट का है वो क्या है, फटा हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रेमचंद का जो जूता था कौन से पैर का फटा हुआ था। अब आपको ध्यान होना चाहिए, जो राइट है, दाहिना है उसका राइट है, राइट का राइट बिल्कुल सही है, बाकी रह गया कौन सा, लेफ्ट, बायां, उसका क्या है, फटा हुआ है। तो ये याद रह जाता है, इसमें फिर सस्पेंस डाउट नहीं होता है कि कौन से का है, पता नहीं, दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया, जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। लेखक कह रहा है, सोचता हूं फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेखक ने जब प्रेमचंद को पहली बार फोटो खिंचाते हुए देखा तो उनके क्या था, बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया था। अब जैसे ही उनकी दृष्टि उनके जूते पर पड़ी तो उनकी दृष्टि अटक गई। उन्होंने सोचा कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है, जब ये फोटो खिंचाने आए हैं तो ये पोशाक है, तो घर में पहनने की कैसी होगी। आप सोचिए, हम फोटो खिंचाने जाते हैं तो हम सज धज कर तैयार होकर जाते हैं ना, आप भी जाते हैं कि हाँ भाई फोटो बनानी है,
फोटो खिंचवानी है, आप बाल संवारते हैं, कपड़े ठीक करते हैं, नई ड्रेस पहनते हैं, वगैरह वगैरह, देखते रहते हैं कि हाँ मेरा सब कुछ सही है नहीं। लेकिन प्रेमचंद में ऐसा नहीं था। तो लेखक ने एकदम से सोचा, फिर क्या हुआ, नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं। लेखक का विचार बदल जाता है तुरंत। क्यों? इसमें पोशाक बदलने का गुण ही नहीं है। लेखक एक बार तो सोचता है कि इस आदमी की यदि फोटो खिंचाने की ऐसी पोशाक है तो घर में पहनने की कैसी होगी। लेकिन एक पल में ही उनके विचार बदल जाते हैं और वो क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इस आदमी में पोशाक बदलने की, पहनावा जो उसकी ड्रेस है वो पहनने की, बदलने की क्या है, उसके अंदर गुण ही नहीं। ये जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे, पुरखे क्या होते हैं, पूर्वज, जो दादा परदादा उनसे चला रहा है, तो पुरखे, कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती है? लेखक कह रहे हैं कि अगर ये चाहे तो इसको धोती को थोड़ा नीचे खींचे तो ढक भी सकता है, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही वो क्या करते हैं, क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। इतने में क्या हुआ, फोटोग्राफर ने उसको क्या कहा कि रेडी, और इतने में ही फोटो को क्लिक कर दिया, खींच दिया और थैंक यू बोल दिया। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें क्या है, उपहास। उपहास क्या होता है, किसी का मजाक करना। व्यंग्य है, बातों की चोट है, किसी पर चोट करना, कटाक्ष करना, उसे व्यंग्य बोलते हैं। कि हम ऐसा बोलें कि उससे सामने वाले को चोट पहुंचे, ठेस। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है? कि क्या कर रहा है, ये खुद तो फटे जूते पहने हुए फोटो खिंचा रहा है लेकिन किसी दूसरे पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद फिर सोच रहा है थोड़ी देर में ही कि शायद हो सकता है इनके पत्नी का आग्रह रहा होगा, पत्नी ने आग्रह किया होगा, निवेदन किया होगा, इसलिए फोटो खिंचा रहे हैं। और तुम, अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता नहीं। ये तो बहुत ही दुख की बात है, बहुत बड़े अफसोस की बात है कि एक आदमी के पास फोटो खिंचाने के लिए जूता तक नहीं है। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को, दुख को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। मेरा मन कर रहा है कि जब मैं तुम्हारे इस दुख को देख रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं रो पड़ूं, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग्य मुझे एकदम रोक देता है। ये लेखक कह रहे हैं। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लेखक क्या कह रहा है कि तुमने तो फोटो खिंचाने का महत्व ही नहीं समझा कि फोटो की क्या महत्व होता है, उसकी क्या कीमत होती है। अगर आपको इसका महत्व पता होता तो किसी से उधार मांग लेता, फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो क्या करते हैं, मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं कि जब लड़का दूल्हा बनता है तो किसी से मांग कर कोट तक पहन लेता है, वर दिखाई करता है। और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, अपनी बारात भी उसमें भी काम चला लेते हैं। मांगे की मोटर उधार ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं और उसमें अपनी शादी का हो जाता है। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ले ली जाती है कि जब फोटो खिंचाना चाहते हैं तो दूसरे की बीवी तक मांग लेते हैं, उस बीवी के साथ, दूसरे की बीवी के साथ फोटो खिंचा लेते हैं। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो क्या करते हैं, इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं, परफ्यूम की क्या, इससे फोटो में खुशबू थोड़ी आएगी, लेकिन लोगों को रहता है, चाव रहता है, हैं? एक तरह का शौक रहता है उनको कि हाँ मैं परफ्यूम लगाऊंगा, इत्र, सेंट, कि जिससे मेरी फोटो सुंदर है। तो क्या कह रहा है, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती। टोपी 8 आने में मिल जाता है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते हैं।
तो यहाँ आपको समझना होगा या क्या कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य क्या है, इसमें व्यंग किया गया है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। हम टोपी को कहाँ पहनते हैं? सर पर पहनते हैं। सर पर जो पगड़ी पहनी जाती है वो मान सम्मान का प्रतीक होती है, मनुष्य की इज्जत का प्रतीक होती है। और जो जूता हम पहनते हैं वो पैर में पहना जाता है, ठीक है, उसको अपमानित किया जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। एक जूते पर तो 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी की आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे कि उनमें अनुपात नहीं कर पाई। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते। ये प्रेमचंद के लिए क्वेश्चन बनता है कि प्रेमचंद को किन किन नामों से जाना जाता है। तो मुंशी प्रेमचंद को महान कथाकार, सम्राट, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि नामों से जाना जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि तुम तो महान कथाकार, उपन्यास, बड़े बड़े उपन्यास लिखने वाले सम्राट हुए हो, युग प्रवर्तक हो, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। आप ये पिक्चर देख रहे होंगे। एक जूता जो दाहिना है ये बिल्कुल सही है और जो बाएं पैर का जूता है, लेफ्ट का है, ये फटा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, तुम्हारा जूता भी फोटो में फटा हुआ। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं, लेखक कह रहा है कि तुम्हारा तो क्या है। अब दोनों में कंपेयर कर रहा है और तुलना कर रहा है कि जूता मेरा भी फटा हुआ है, लेकिन फर्क इतना है कि आपके जूते में से आपके पैर का अंगूठा दिख रहा है, मेरे जूते की तली सही नहीं है। तो जब मैं चलता हूं तो पैर का जो तलवा होता है नीचे का, वो क्या है, पेंदा होता है, तल, समझ गए, तली, जूते के नीचे का जो हिस्सा होता है, तो मेरा पैर तलवे में से घिसा हुआ है। और जब मैं चलता हूं तो पैर मेरे लहूलुहान हो जाते हैं, पैरों से खून आने लग जाता है। तो मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। जो ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे जो तला फट गया है, अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। लेखक का कहने का मतलब क्या है कि बस फर्क इतना है कि तुम्हारे पैर से जो अंगूठा है वो दिख रहा है, मेरे पैर से अंगूठा नहीं दिख रहा, मगर अंगुली बाहर नहीं निकली। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पर्दा मतलब जो अपनी वास्तविकता को सामने प्रकट नहीं करे, कि अगर तुम चाहते तो इस पर पर्दा भी डाल सकते थे जिससे ये फटा हुआ नहीं दिखता। तो तुमने तो पर्दे का महत्व ही नहीं समझा। हम तो क्या कर रहे हैं, पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, पर्दे के ऊपर न्यौछावर हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के खिंचा। लेखक क्या कह रहा है कि मैं तो फोटो खिंचाते समय ऐसा काम नहीं करूंगा, चाहे मेरी जीवनी बिना फोटो की ही छाप दे कोई। तुम्हारी ये व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये? पस्त कर देना, उसको हरा देना, हौसले जो है उनको दबा देती है। क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कों का खेत चर गई। ये जो मुंशी प्रेमचंद के जो उपन्यास हुए हैं उनकी जो बातें हैं वो इसमें बताई गई हैं। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया ये। मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे। और वो क्या कह रहे हैं कि क्या तुम बहुत चक्कर काटते रहे इन जूतों से जो तुम्हारा जूता फट गया। क्या बनी के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। तगादा क्या होता है? तगादा होता है कि जब हम किसी से सामान ले लेते हैं उधार में और जब उसको पैसे नहीं देते तो वो लोग जो पैसे मांगने के लिए बार बार चक्कर लगाते हैं उसे तगादा बोलते हैं।
ठीक है, तो क्या कह रहा है, जैसे बनिए से सामान ले लेते हैं उधार, और फिर जो पैसे मांगने के लिए आता है तो भाई तगादा करने गया है, तगादे पर गया है, तो चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कि बार बार हम चक्कर लगाएंगे तो जूता नीचे से घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। एक एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है इसमें कि कुंभन दास जो थे वो भी फतेहपुर सीकरी जब आते जाते थे तो उनका जूता भी घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ, बाद में उसे पश्चाताप हुआ। उसने क्या कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। कि आने जाने में ही मेरा जूता घिस गया और मैं इतना बिजी हो गया था कि आने जाने में ही मैं तो हरि का नाम लेना भी भूल गया था, उस प्रभु को याद करना भी भूल गया। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। कि जिनके देखते ही, जिनको देखने से दुख पैदा होता है, तिनको करबो परे सलाम, उनको सलाम करने से दूर रहना चाहिए। जिनको देखने से ही दुख पैदा हो जाता है तो ऐसे लोगों को सलाम करने से कोई फायदा नहीं। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट रहा है? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे। अब लेखक क्या कह रहा है, प्रेमचंद के लिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर किसी सख्त कठिन चीज को ठोकर मारी है तुमने, अर्थात तुमने क्या किया, जीवन में आने वाले संघर्षों का सामना किया है। जितनी भी मुसीबतें आई हैं उनको आपने टाला नहीं, उनका सामना करना सीखा है आपने। तो मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया कि ऐसा लग रहा है कि जैसे रास्ते में कोई टीला हो, जैसे पत्थर बीच में आ जाता है, रुकावट बाधा आ जाती है, और आपने उस टीले को क्या किया है, पैर से ठोकर मारी है, जिससे क्या हुआ है, आपका जूता फट गया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि मुंशी प्रेमचंद है वो जीवन में क्या करते थे, संघर्षों का सामना करना सीखा है उन्होंने। अगर वो चाहते तो उनसे बचकर भी निकल सकते थे, इतना उनका सामना नहीं करते। तो क्या कह रहे, तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूमकर भी तो चली जाती है। कोई नदी बह रही है और रास्ते में अगर कोई टीला आ जाता है तो जरूरी थोड़ी है कि उस टीले को तोड़कर उसके ऊपर से ही निकले, वो अपना रास्ता बदल लेती है। तो आप चाहते तो आप भी उन मुसीबतों को, उन कठिनाइयों का इतना जबरदस्त आप सामना नहीं करते। आप चाहते तो आप भी उनसे निकल सकते थे। तुम समझौता कर ही नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति। कई सौगंध खा जाते हैं नेम धर्म की कि मैं इसकी सौगंध खाता हूँ, कि ऐसा नहीं। तुम्हारी ये पाँव की अंगुली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा करते। ये आपका क्वेश्चन दे रखा था जो आपसे असाइनमेंट करवाए गए थे उसमें, कि जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। प्रेमचंद क्या करते थे, जिस चीज से उन्हें नफरत हो जाती थी उसकी तरफ वो हाथ से नहीं, पैर की अंगुली से इशारा करते थे। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी अंगुली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ, पर तुम क्या हो, हम सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो अंगुली छिपाए हुए तलवा घिसाई चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकाकर बाजू से निकल रहे हैं, उसके बगल से निकल रहे हैं, तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, अंगुली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम अंगुली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, अंगुली का इशारा समझता हूँ,
तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। ये लेखक ने किसके लिए कहा है? ये सब बातें मुंशी प्रेमचंद के लिए कही हैं कि मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया, कि तुम हमेशा क्या करते हो, समझौतावादी रहे हो, समझौता करना सीखा है तुमने। मुसीबतों से आप घबराए नहीं, बल्कि आपने क्या किया है, उनका डटकर सामना किया है, समझौता किया है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आएगा और आप इसके अकॉर्डिंग इन प्रश्नों के उत्तर अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। इसके शब्दार्थ देखिए, पीछे कुछ थोड़े से ये हैं। अभी मैंने आपको बताया था उपहास। उपहास का मतलब क्या होता है? खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ा देना, मजाक उड़ाने वाली हंसी, उसे क्या बोलते हैं? उपहास। आग्रह, बार बार हम किसी से निवेदन करते हैं, उसे आग्रह बोला जाता है। क्लेश, दुख। तगादा, जो तगाजा भी आपको बताया था। पनहिया, देसी जूतियां, पैरों में पहनी जाने वाली पनहिया। बिसरना, भूल जाना। वो बोल रहा है ना, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। तो बिसरना, भूल जाना। नेम, नियम, कि नेमी, मैं तो अपना नेम धर्म से बोल रहा हूँ, नेमी नियम। धर्म, कर्तव्य। बंद, बंद क्या होता है? फीता। बेतरतीब, जो सही तरीके से नहीं है, अव्यवस्थित। ठाठ, बड़े ही ठाठ, शान शौकत से जो जीता है, ठाठ, शान। और बरकाकर, बचाकर। तो इस तरह से इसके शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर आप अपनी फेयर नोटबुक में इसको लिख लेंगे। धन्यवाद।